नमस्कार और गुड मॉर्निंग और आप सभी को चंद्रा इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों की जो क्लास है वो है सुपर टेट का और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी कि श्वसन तंत्र। और इस आर्टिकल में अभी तक आपको पढ़ाया गया है विभिन्न मनुष्य के श्वसन अंगों के बारे में। मैंने आपको बताया है कि मनुष्य का जो प्रमुख श्वसन अंग होता है वो फेफड़ा होता है। मनुष्य के श्वसन अंग में कई अंग होते हैं। श्वसन तंत्र में कई अंग होते हैं, जैसे कि कंठ है, वायु नली है, श्वसनी है, फेफड़ा है, डायफ्राम है, इतने ऑर्गन होते हैं। आज इसके आगे की जानकारी मैं आपको दे चल रहा हूं। दूसरी चीज, आप लोगों में से कुछ लोगों के कमेंट आए थे कि सर एक बार उसका फिगर बना करके, श्वसन अंगों का एक बार फिगर बना करके और समझा दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। देखिए, आपको जो फिगर बनाया गया था वो इस तरीके से, ये था आपका कंठ और फिर एक नीचे लगभग 17 सेंटीमीटर संरचना होती है जिसे वायु नली कहते हैं। फिर ये है श्वसनी, ये दो शाखाओं में डिवाइड हो जाता है जिसे श्वसनी या ब्रोंकी कहा जाता है, ब्रोंकी। और उसके बाद शुरुआत होती है फेफड़े की। कुछ इस तरीके से फेफड़ा होता है जिसका एक बार फिगर मैं आपको बना करके बता चुका हूं। यह है मनुष्य का दाहिना फेफड़ा, राइट लंग, और ये है बायां फेफड़ा। फिर आपका ये जो दाहिना फेफड़ा होता है इसमें 3 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। तो कुल मिलाकर के मनुष्य के फेफड़े में 5 खंड होते हैं, 5 लोब होते हैं मनुष्य के फेफड़े में। और मनुष्य का जो फेफड़ा होता है ये लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना, बलून लाइक स्ट्रक्चर से मिल करके बना होता है, जिसे वायुकोष्ठ और इंग्लिश में एल्वियोली कहा जाता है। वायुकोष्ठ या एल्वियोली कहा जाता है। और ये जो वायुकोष्ठ होता है इसे फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स कहा जाता है। ये है कंठ यानी कि लैरिंक्स, और फिर ये है वायु नली। और इस वायु नली की लंबाई होती है लगभग 17 सेंटीमीटर यानी कि 17 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है ये। और इस वायु नली में लगभग ऐसे सी के आकार की उपास्थ्यों का छल्ला होता है। हाइलिन कार्टिलेज इसे कहा जाता है, हाइलिन उपास्थि कहा जाता है। और ये जो हाइलिन उपास्थि होता है ये वायु नली को आपस में चिपकने से रोकता है। वायु नली को आपस में चिपकने से रोकना इसका मेन फंक्शन होता है। इस कंठ के बारे में आपको मैं बता चुका हूं कि पुरुषों में कंठ बड़ा होता है, इसलिए पुरुषों की आवाज मोटी होती है, जबकि महिलाओं और बच्चों में कंठ छोटा होता है, इसलिए महिलाओं और बच्चों की आवाज महीन होती है। कंठ बड़ा पुरुषों में, इसलिए पुरुषों की आवाज मोटी। महिलाओं में कंठ छोटा, इसलिए महिलाओं की आवाज महीन होती है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको ध्यान ये देना है
कि ये कंठ में जो वृद्धि होता है वो नर हार्मोन के कारण होता है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति पुरुष है तो पक्का है कि उसमें नर हार्मोन का निर्माण होगा, और जब नर हार्मोन का निर्माण होगा तो उसमें कंठ बड़ा हो जाएगा, और कंठ बड़ा हो जाएगा तो उसकी आवाज मोटी हो जाएगी। और अगर कोई महिला है तो उसमें नर हार्मोन का निर्माण नहीं होता, और नर हार्मोन का निर्माण नहीं होता तो महिलाओं में कंठ छोटा रहता है और महिलाओं की आवाज महीन हो जाती है। यहां पर एक चीज और समझ लीजिए। समझना क्या है वो देखिए। समझना ये है कि बच्चा है, मान लीजिए कोई, अब वो बच्चा कुछ भी हो सकता है, वो मेल भी हो सकता है, मेल बेबी, या फीमेल भी हो सकता है, मेल या फीमेल। शुरू में इन दोनों की आवाज पतली होती है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन दोनों की आवाज पतली होती है, महीन होती है। लेकिन जैसे ही 12 या 14 वर्ष की आयु के बाद अगर वो लड़का है तो उसमें नर हार्मोन का निर्माण होने लगेगा 12, 14, 15 वर्ष की आयु में। तो जब नर हार्मोन का निर्माण होने लगेगा तो उसमें कंठ बड़ा होने लगेगा, और कंठ बड़ा होने लगेगा तो आवाज उसकी मोटी होने लगेगी। कब? 12, 14, 15 वर्ष की आयु के बाद। लेकिन महिला है अगर, तो उसमें नर हार्मोन का निर्माण नहीं होगा तो उसमें कंठ छोटा ही रहेगा और उसकी आवाज महीन रहेगी। आप समझ पाए? तो शुरू में तो दोनों की आवाज महीन होती है, लेकिन बाद में नर हार्मोन के निर्माण होने के कारण पुरुषों की आवाज मोटी होने लगती है। तो जनरली आपने देखा होगा कि जब आयु बढ़ती है तो पहले हमारी आवाज जो होती है वो फटती है थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर मोटी होने लगती है, मोटी हो जाती है। तो वो नर हार्मोन के कारण होता है। और कभी कभी किसी पुरुष में नर हार्मोन का निर्माण नहीं होता। जब कभी कभी किसी पुरुष में नर हार्मोन का निर्माण नहीं होता तो ऐसे पुरुषों की आवाज जो होती है वो पतली हो जाती है। और कभी भी गलती से किसी महिला में नर हार्मोन का निर्माण हो जाता है तो ऐसे महिला की आवाज जो होती है वो मोटी हो जाती है। तो वो एबनॉर्मल कंडीशन है और वो हार्मोनल डिसऑर्डर है, वो हार्मोन की कमी से ऐसा होता है। तो आप समझ पाए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया है तो कहिए तो मैं एक बार और पढ़ा दूं। रंजना यादव जी ने लिखा है कि सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखिए। इसका इंग्लिश वर्जन मैं एक बार आपको लिखा चुका हूं। आप लोग डेली की क्लास देखते नहीं हैं? डेली की क्लास देखिए, उसमें हिंदी इंग्लिश एक बार मैं शुरू में ही लिख देता हूं। अब मेरे पास बोर्ड में इतना जगह नहीं रहेगा कि मैं बार बार उसको लिखता रहूं। शुरू में ही आप पिछले वीडियो में देखे, इन सब का हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों लिखा गया। तो थोड़ा सा मेहनत आप भी करिए, पूरा मेहनत मुझसे मत कराइए कि मैं जब भी लिखूं तो उसको दोनों, या तो मैं इंग्लिश लिख दिया करूं या तो मैं हिंदी लिख दिया करूं। एक बार मैं दोनों लिख देता हूं तो वहां से आप चीजों को समझ लिया करिए। चलिए अब हम लोग एक एक करके इन सभी अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो हेडिंग डालिए, पहला कंठ यानी कि लैरिंक्स। पहला ऑर्गन है आपका कंठ, यानी कि लैरिंक्स। और पहला पॉइंट, यह एक प्रकार का श्वसन अंग है। यह एक प्रकार का श्वसन
अंग है जिसमें वायु की टक्कर होने पर जिसमें वायु की टक्कर होने पर ध्वनि का निर्माण होता है। इसलिए इसे स्वर यंत्र साउंड बॉक्स स्वर यंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंठ में 9 वोकल कॉर्ड्स जिसे हिंदी में क्या कहते हैं वो नहीं पता है। वोकल कॉर्ड्स का मतलब बोलने में सहायता करने वाला। 9 वोकल कॉर्ड्स नामक उपास्थि पाई जाती है जो ध्वनि निर्माण में सहायता करती है। ध्वनि निर्माण में सहायता करती है। नेक्स्ट, ये आपसे सवाल बहुत पूछा जाता है कि कितने वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। 9 पाए जाते हैं। और अगर ज्यादा इसके बारे में डीपली जानना चाहते हैं तो 3 वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं वो पेयर्स में पाए जाते हैं। 3 वोकल कॉर्ड्स, और 3 होते हैं जो सिंगल पाए जाते हैं पेयर्स में, यानी कि 3 दूनी 6, 3 जोड़ियों में तो 3 दूनी 6 और प्लस 3 सिंगल तो 6 3 9, तो कुल 9 वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं। 3 जोड़ी में, 3 पेयर में पाया जाता है और 3 सिंगल पाया जाता है। तो पेयर यानी 3 दूनी 6 और प्लस सिंगल यानी 3 सिंगल है तो 6 3 9। 9 वोकल कॉर्ड्स, आप इतना याद रखिएगा कि 9 वोकल कॉर्ड्स पाए जाते हैं जो ध्वनि निर्माण में सहायता करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पुरुषों में कंठ बड़ा होता है। पुरुषों में कंठ बड़ा होता है, इसलिए पुरुषों की आवाज मोटी, पुरुषों की आवाज मोटी। अब यहीं पर याद करिए, मैं आपको फिजिक्स का भी एक आर्टिकल यहीं पर बताया था कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है, यानी कि पिच यानी कि तारत्व होता है वो क्या होता है, कम होता है। तो पुरुषों की आवाज मोटी, ब्रैकेट में लिख लीजिए तारत्व कम, इंग्लिश में लो पिच, कम होती है। तो आपसे जो भी सवाल पूछा जाए यहां से इस लाइन से आप कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आपसे सवाल पूछा गया कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्यों, अब ऑप्शन दिया है कंठ बड़ा होने के कारण, तो आपका उत्तर वहां पर सही होगा, कंठ बड़ा होने के कारण।
लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं दिया है कंठ बड़ा होने के कारण और ऑप्शन दे दिया है तारत्व कम होने के कारण, तो आपका उत्तर तारत्व कम होने के कारण भी आपका सही होगा। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न आया होगा कि दोनों दे देगा तो क्या करेंगे। मान लीजिए प्रश्न पूछ लिया कि पुरुषों की आवाज मोटी होती है क्यों, एक ऑप्शन दे दिया कंठ बड़ा होने के कारण और दूसरा ऑप्शन दे दिया तारत्व कम होने के कारण, तब वहां पर एक ऑप्शन ये जरूर देगा कि उपरोक्त ए और बी दोनों सही है। ये ऑप्शन आपको जरूर देगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, क्योंकि अब मैं पेज को चेंज करूंगा और फिर आगे पढ़ाऊंगा। तो नेक्स्ट पेज लिखिए, महिलाओं तथा बच्चों में, महिलाओं तथा बच्चों में कंठ छोटा होता है, इसलिए इनकी आवाज महीन, ब्रैकेट में उच्च तारत्व या हाई पिच महीन होती है। ये हो गया। अब हेडिंग डालिए वायु नली, या एक पॉइंट और यहां पर लिख लीजिए, देखिए कंठ में वृद्धि, कंठ में वृद्धि नर हार्मोन, नर हार्मोन का नाम क्या है? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन के नियंत्रण में होता है। तो कंठ में ये जो वृद्धि होता है वो नर हार्मोन के नियंत्रण में होता है, नर हार्मोन के नियंत्रण में। अब हेडिंग डालिए वायु नली, यानी कि विंड पाइप, और इसमें पहला पॉइंट, यह लगभग 17 सेंटीमीटर लंबी संरचना है, जो वायु को फेफड़े में ले जाने का कार्य करती है। यह लगभग 17 सेंटीमीटर लंबी संरचना है जो वायु को फेफड़े में पहुंचाने का काम करती है। यह तो पता है आपको। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायु नली में लगभग 8 से 12 सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सी के आकार का, सी के आकार का उपास्थि
उपास्थीयों का छल्ला होता है। उपास्थियों का छल्ला। अब आप इतने का स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, फिर मैं आगे पेज को चेंज करूंगा। उपास्थियों का छल्ला होता है। उम्मीद है कि आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पेज। छल्ला होता है जिसे हाइलिन उपास्थि कहते हैं। इंग्लिश में हाइलिन कार्टिलेज, हाइलिन उपास्थि कहते हैं तथा यह वायु नली को आपस में चिपकने से रोकता है, तथा यह वायु नली को आपस में चिपकने से रोकता। कब? जब वायु नहीं रहता है तब, यानी कि इन द एब्सेंस ऑफ एयर, वायु की अनुपस्थिति में ये वायु नली को आपस में चिपकने से क्या करता है? रोक देता है। नेक्स्ट पॉइंट, वायु नली आगे बढ़कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। आगे बढ़ करके वो ऐसे दो शाखाओं में बट जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकी। तो आगे बढ़कर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। जिससे श्वसनी या ब्रोंकी कहते हैं। अब ये दोनों फेफड़े में जाकर के प्रवेश करती हैं। नेक्स्ट आर्टिकल आपका हेडिंग हो जाएगा फेफड़ा, यानी कि लंग्स। और इसमें लिखे पहला पॉइंट, मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं। अब ये आपने लिखा कि मनुष्य में दो फेफड़े होते हैं, ये तो पूरी दुनिया को पता है कि दो फेफड़े होते हैं। आगे आपको ये भी पता होना चाहिए कि इन दोनों फेफड़ों में कितने खंड होते हैं। तो 5 खंड होते हैं, कई बार मैं बोल चुका हूं, जिसमें कुल 5 खंड होते हैं। दाहिने फेफड़े में 3 खंड, तथा
बाएं फेफड़े में 2 खंड होता है। तो दाहिने फेफड़े में 3 खंड और बाएं फेफड़े में 2 खंड, टोटल 5 खंड होते हैं। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई है, क्योंकि इसको मैं एक बार बता चुका हूं और सेम जो जैसे आपको बताया हूं वैसे ही आपको मैं लिखा रहा हूं। तो आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग आगे की जानकारी को प्राप्त करें। तो नेक्स्ट पेज जो मैं पहला पॉइंट लिखाऊंगा वो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। उसको लिखने से पहले आप थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे मैंने अभी आपको ये फिगर ऐसे बनाया था फेफड़े का, इस तरीके से, तो यहां पर ध्यान दीजिएगा। यहां पर आपको ध्यान ये देना है कि मनुष्य में ये जो फेफड़ा होता है, इस फेफड़े की जो सबसे बाह्य परत होती है, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द लंग्स, फेफड़े की सबसे बाह्य परत का नाम एग्जाम में बहुत पूछा जाता है। तो इस फेफड़े के चारों ओर एक लेयर पाया जाता है, एक लेयर इस तरीके से। और आपसे इस लेयर का नाम पूछा जाता है, तो इस लेयर का नाम है प्लूरा। याद रखिएगा, ये है प्लूरा। स्पेलिंग है PLEURAE, प्लूरे, इंग्लिश में प्लूरे और हिंदी में प्लूरा कहते हैं। और जो बाहर वाली लेयर होती है उसे बोला जाता है पेराइटल प्लूरा, और जो अंदर वाली लेयर होती है उसे बोला जाता है विसरल प्लूरा। बाहर वाली लेयर को पेराइटल और अंदर वाली लेयर को विसरल, और ओवरऑल इसे क्या बोला जाता है? प्लूरा। तो ये सवाल आपसे बहुत पूछा जाता है कि फेफड़े के चारों ओर का जो आवरण होता है उसका नाम क्या है? तो फेफड़े का जो चारों ओर का आवरण होता है उसका नाम प्लूरा होता है, प्लूरा। तो नेक्स्ट पेज में हमें यही लिखना है। अगर आप इसका फिगर के माध्यम से समझना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं। ये है पेराइटल प्लूरा और ये है विसरल प्लूरा। तो ये इसके दो लेयर्स, ओवरऑल ये प्लूरा है। प्लूरा दो भाग है, पहले वाले को, बाहर वाले को पेराइटल और अंदर वाले को विसरल कहा जाता है। अगर आप इसका फिगर बनाना चाहते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे मिटा करके फिर इसके बारे में आपको लिखाऊंगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका यही है, लिखिए फेफड़े के सबसे बाह्य आवरण को सबसे बाह्य आवरण को प्लूरा, PLEURAE, प्लूरा। हिंदी में अगर आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में क्या लिखें, क्योंकि मुझे लगता है कि अब कमेंट आ गया, अक्सर हिंदी भी बता दीजिए। तो हिंदी में आप कोई एग्जैक्ट इसका मतलब नहीं होता, लेकिन सवाल में आपसे प्लूरा ही पूछा जाएगा। लेकिन अगर आप हिंदी जानना चाहते हैं तो इसका हिंदी हो जाएगा फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस, फेफड़े को जीव विज्ञान की भाषा में फुफ्फुस कहा जाता है।
तो उसके चारों ओर का आवरण तो हो गया ना फुफ्फुस आवरण, या इंग्लिश में प्लूरा कहते हैं। तो उम्मीद है कि चीजें आप समझ पा रहे होंगे। श्रद्धा देवी जी ने कमेंट किया है कि बैकग्राउंड साउंड कम करो। तो बैकग्राउंड में तो कोई साउंड है ही नहीं इस समय। जिसे फेफड़े के सबसे बाह्य आवरण को प्लूरा कहते हैं, प्लूरा कहते हैं। नेक्स्ट, यह दो भागों में बटा होता है, दो भागों में बटा होता है, और डैश के पहला, जिसे हिंदी में बोला जाता है परिधीय आवरण या पेराइटल प्लूरा। दूसरा है विसरल, जिसे दूसरे वाले का मुझे हिंदी नहीं पता है, VISCERAL, विसरल, विसरल प्लूरा। हो सकता है अभी इसका हिंदी समझ याद आ जाए तो मैं आपको लिख दूंगा। तो ये दो भागों में बटा होता है, ये आप याद रखिएगा। एक है पेराइटल और दूसरा है विसरल। पेराइटल जिसे परिधीय और विसरल जिसे, बस इतना ही, पेराइटल और विसरल प्लूरा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मनुष्य का फेफड़ा लगभग 300 मिलियन, यानी कि 300 मिलियन। 300 मिलियन का मतलब क्या हुआ कि 150 मिलियन राइट साइड और 150 मिलियन लेफ्ट साइड। ठीक है, तो 150 मिलियन दाहिने तरफ और 150 मिलियन बाएं तरफ, 300 मिलियन। और ये संख्या भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। 150 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारे नुमा संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे वायु कोष्ठ कहते हैं। पर मैक्सिमम प्राची जी ने लिखा है कि हम लोगों के कमेंट नहीं लेते हैं। गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे सर। आपकी पढ़ाने की स्ट्रेटजी माइंड ब्लोइंग है। अभी फिलहाल मैं आज के लेक्चर से 2 लेक्चर पीछे हूं, बट मैं जल्दी से कवर करके आपका लाइव अटेंड करूंगा। वेरी गुड, आपका स्वागत है अलका जी। देखिए, आप लोगों के जो कमेंट्स होते हैं ना, उसके लिए आप बिल्कुल ये ना सोचा करिए कि आपके कमेंट को लिया नहीं जाता है। कमेंट को मैं जरूर लेता हूं और आपकी जो सजेशन होती हैं उसको मैं नेक्स्ट क्लास में उसको दूर करने का प्रयास भी करता हूं। जो आप सलाह देते हैं उसके अकॉर्डिंग मैं काम करने का भरसक प्रयास करता हूं। लास्ट में आपके कमेंट को मैं देखता हूं, आपको पता ही होगा। तो अलका जी, आपका कमेंट पहुंच रहा है, सबका
आसमा रासमानी, आपका भी कमेंट, अमित द्विवेदी आपका भी कमेंट आया है, डोंट वरी। अंकित यादव, अनुष्का, प्रदीप सिंह, सहरीन बानो। सर वेट कितना है? तो सहरीन जी वेट किसका पूछ रही हैं आप, फेफड़े का या मेरा पूछ रहे हैं? फेफड़े का वेट अगर आप पूछ रही हैं तो फेफड़े का जो वेट होगा वो लगभग 600 to 800 ग्राम होता है। एनोनिमस, सर मेरा कमेंट शो नहीं होते, बिल्कुल शो हो रहा है, पढ़ाने का तरीका काबिले तारीफ, आपने तारीफ किया है, थैंक यू सो मच। गरिमा सिंह सर, क्या आपको मेरा कमेंट मिलता है? प्लीज सर बता दीजिए। गरिमा सिंह आपका कमेंट तो आ चुका है ना, वेरी गुड, ऐसे ही आप अपने प्रॉब्लम को बताते रहिए। लास्ट के 15 मिनट में मैं आपके कमेंट को ही देखूंगा, बिल्कुल रिलैक्स रहिए। मनुष्य का फेफड़ा लगभग 300 मिलियन छोटे छोटे गुब्बारे में संरचना से मिलकर बना होता है, जिसे वायुकोष्ठ, इंग्लिश में एल्वियोली, जिसे वायुकोष्ठ कहते हैं। इसी यानी किसी, इसी यानी वायुकोष्ठ की बात हो रही है। इसी फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लंग्स, इसे फेफड़े की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहा जाता है, इकाई कहा जाता है। इसका हिंदी अभी तक याद नहीं आया है, तो कल ही लग रहा है बता पाऊंगा मैं, क्योंकि इसका बिल्कुल दिमाग से निकल चुका है। जनरली इंग्लिश वाली जो टर्मिनोलॉजी होती है वो बिल्कुल याद रहती है। आप लोगों को पढ़ा करके ही मैं हिंदी में पढ़ाना सीखा हूं। आज ये है कि लोगों को कहना पड़ता है कि सर इंग्लिश में भी बताया करिए। मैंने मतलब एडॉप्ट कर लिया, पहले बहुत प्रॉब्लम आती थी। अब चूंकि ये हर बैच में मैं इसको लिखाता ही नहीं हूं, मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा डीपली पढ़ा दूं, तो इसका हिंदी तो शायद हो गया, लेकिन इसकी हिंदी एग्जैक्टली याद नहीं आ रही है। विसरल प्लूरा और ये पेराइटल प्लूरा, हिंदी परिधि विसरल का याद नहीं है। तो आज के लिए केवल इतना ही, या फिर डायफ्राम बचा था तो डायफ्राम को पढ़ाया जा सकता है, लेकिन अब डायफ्राम आपको मैं कल ही शुरू करता हूं। अमित द्विवेदी जी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, थैंक्स अमित भाई, थैंक यू सो मच। कल मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम जो होता है ये केवल मनुष्यों में पाया जाता है, याद रखिएगा। डायफ्राम जो कि ये फेफड़े के नीचे होता है, जो कि फेफड़े को सपोर्ट प्रदान करता है। डायफ्राम के बारे में नाउअडेज ये बड़ा ही फेमस सवाल पूछा जाता है कि डायफ्राम किस में पाया जाता है। तो डायफ्राम वन एंड ओनली, केवल और केवल मनुष्य में पाया जाता है, मनुष्य में, और किसी में नहीं पाया जाता। और ये जो डायफ्राम होता है ये पाचन तंत्र को श्वसन तंत्र से पृथक करता है, सेपरेट करता है। ऐसा होता नहीं कि ये ऊपर के जितने ऑर्गन हैं वो सब क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, श्वसन तंत्र के अंग हैं, और नीचे जितने भी अंग हैं वो पाचन तंत्र के अंग हैं।
तो जनरली ये डायफ्राम जो होता है ये सेपरेट करता है श्वसन तंत्र को पाचन तंत्र से, और ये केवल और केवल मनुष्य में पाया जाता है। एनोनिमस जी थैंक यू सो मच, थैंक्स अलॉट सबको। नेक्स्ट, आप लोग कमेंट करके क्लास के बारे में बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी। केमिस्ट्री की क्लास कब से है अनिल कुमार जी? आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा जो ऑनलाइन है ना, इसमें एक समस्या है। मैं बिना सोचे समझे, मतलब मैं बिना जानकारी लिए मैंने ये आपको स्टेटमेंट दे दिया कि मैं 3 दिन केमिस्ट्री 3 दिन बायो पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये पैनल जो होता है वो बायोलॉजी का पैनल है। तो जब तक मैं इसमें मतलब बायोलॉजी पूरा नहीं कर दूंगा तब तक केमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट नहीं हो सकती। इसलिए पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स। तो इसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आप सभी लोग अगर वीडियो देख रहे हैं, या जो लोग अभी नहीं देख रहे होंगे बाद में देखेंगे, तो उनको मैं बता दूं कि ये क्लास आपकी बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स ऐसे सीक्वेंस में चलेगा, एक साथ नहीं चल सकता। इसके लिए आप रिलैक्स रहिए और इंतजार करिए। आपका सिलेबस शुरू हुआ है तो नो डाउट बहुत जल्दी पूरा किया जाएगा। रिलैक्स रहिए, परेशान मत होइएगा। पहले बायोलॉजी, फिर केमिस्ट्री, फिर फिजिक्स ही चल सकता है, और नहीं चल सकता, मतलब एक साथ नहीं चल सकता। तो आप परेशान मत होइए, प्लीज समझने की कोशिश करिएगा। बाद में आप लोगों ने कुछ लोगों ने मुझे ये कह दिया है कमेंट में कि आप केवल बायोलॉजी पढ़ाते हैं, लगता है केमिस्ट्री नहीं आती है क्या? तो मैं आपको बता दूं, केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, और केमिस्ट्री पढ़ाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बायोलॉजी पढ़ाते पढ़ाते मैं ऊब जाता हूं। फिर मैं यही ऑफलाइन क्लास रहती है तो मैं किसी किसी बैच में केमिस्ट्री, किसी किसी में फिजिक्स, किसी किसी में आपको बायो पढ़ाता हूं, जिससे मैं एंजॉय करता हूं क्लास को। फिजिक्स की क्लास हरीश सर लेंगे, केमिस्ट्री और बायो मैं आपको पढ़ाऊंगा। योगेंद्र सिंह ने, नीरज यादव गुड मॉर्निंग, रूबी राठौर गुड मॉर्निंग, शशि गुड मॉर्निंग, हिमांशु गुड मॉर्निंग। योगेंद्र सिंह, हमें जूनियर वालों की कमेंट क्यों नहीं ली जा रही है भाई? आपका कमेंट लिया गया है। अनामिका गुड मॉर्निंग, गोल्डी, अनिल, पूनम देवी, अशोक मिश्रा, प्रीति मौर्य, मनीषा, अशोक मिश्रा, अनिल जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अब आप लोग क्लास के बारे में चीजें जरूर बताया करिए कि आपको क्लास कैसे लगे। संगीता तिवारी, बहुत अच्छी क्लास रही सर, थैंक यू। अलका जी, कोचिंग में कॉल करके पूछ लो। क्या पूछना है भाई? सब 50 मिनट पढ़ाइए, बाकी के टाइम में कमेंट पढ़िए सर। ठीक है, 50 मिनट पढ़ाया ही जाता है। सर क्लास कितने बजे से चलती है? आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। नाइस टीचिंग सर। 7 बजे चलती है। अनुष्का वर्मा जी, उमा वर्मा, सर आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, समझ में आ गया, थैंक्स उमा जी। फुफ्फुस आवरण क्या? विनय कुमार यादव, फुफ्फुस आवरण। फुफ्फुस आवरण प्लूरा तो है, लेकिन इस विसरल प्लूरा का मैं हिंदी जानना चाह रहा था। तो विसरण प्लूरा का हिंदी थोड़ा सा वो दिक्कत कर रहा था। आप सभी ने लगभग मैक्सिमम गुड मॉर्निंग की कमेंट किया है, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अगर जिन लोगों ने लिखा है सर कोरोना से एल्वेली को नुकसान पहुंचता होगा, हाँ भाई कृष्णकांत जी, कोरोना वायरस से एल्वियोली जो होती है वो नष्ट होने लगती है, जिससे सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। कोरोना है तो खतरनाक, और डेली जमाना मतलब मौसम भी ऐसा है कि अगर आपको थोड़ा सा भी सर्दी जुकाम हो जाता है तो डेली मुझे तो सेल्फ डाउट हमेशा होता रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं कोरोना पॉजिटिव हूं। थोड़ा सा भी खांसी आया, थोड़ा सा भी जुकाम हुआ तो मुझे लगता है कि मुझे कोरोना हो गया है। तो सबको ऐसा लग रहा होगा कि डाउट, सबको संदेह जरूर होता होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोरोना हो गया। आर्यस,
आर्यस सर मेरा कमेंट कभी ना लिए आप, आज मैं ले रहा हूं आपके कमेंट को साउथ के स्टाइल में। ठीक है, साउथ का मूवी तो आप लोग देखते ही होंगे, अल्लू अर्जुन का डायलॉग, नीचे धरती ऊपर आकाश इस ब्रह्मांड की सारी शक्ति, इस टाइप का। तो आप लोग भी ऐसे ही कमेंट किया करिए ताकि मैं ऐसे ही कमेंट को आपको पढ़ा करूं। चैप्टर वाइज प्रैक्टिस देंगे सर जी? बिल्कुल दूंगा, परेशान मत होइए। चंचल जी को समझ में कम आया क्योंकि चंचल जी को आज का पहला दिन था। परेशान मत होइए, समझ में आएगा, अगली बार फिर से आपको बताया जाएगा। ऐसे ही आप कमेंट करके अपने प्रॉब्लम को जरूर बताया करिए, केवल तारीफ ही मत किया करिए, क्लास को बताया भी करिए कि कैसा लगा आपको क्लास, और प्लस अपने सजेशन को जरूर दे दिया करिए, सजेस्ट जरूर किया करिए कि सर ये चीज एक बार और बताइए, क्योंकि टीचर जो हो रहा है वो चाहे जितनी बार आप पूछेंगे उतनी बार बताएगा। और टीचर एक ऐसा रिलेशनशिप टीचर और स्टूडेंट का होता है कि टीचर यही सोचता है कि उसके स्टूडेंट उससे सेटिस्फाइड हो, और मेरे जैसा सेल्फ रेस्पेक्टिव पर्सन अगर एक लोग भी अनसेटिस्फाइड होते हैं तो मुझे नींद नहीं आती है, मुझे इंतजार रहता है कि कल 7 बजे तो मैं जल्दी से आपको चीजों को दूर कर सकूं। रुचि पांडे सर आप ही यूपी टीजीटी बायोलॉजी सब्जेक्ट को पढ़ाते हैं? देखिए, यूपी टीजीटी के लिए मैं पढ़ाता हूं, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी और भी कोर्सेज को पूरा कर रहा हूं, मैं बीच बीच में आपका मार्गदर्शन करता रहूंगा। तो दोस्तों आज की क्लास मैं यहीं पर रोकता हूं। जिन लोगों की कमेंट नहीं पढ़े गए हैं उनके कमेंट को मैं अभी जा करके अकेले में मतलब कि ये मत सोचिएगा कि अकेले में मतलब अभी मैं पढ़ लूंगा कमेंट को, फिर कल मैं आपके सजेशन के अकॉर्डिंग क्लास लूंगा। जिन लोगों को समझ में आया है बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं समझ में आया एक बार और बोल देंगे तो मैं कल एक बार और 10 मिनट में इसको रिवाइज करूंगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।